नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 11वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 9 के भूगोल को, जो कि नदी तंत्र पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कुल आपके 21 प्रश्न होंगे। इससे यहाँ पे जो पहला प्रश्न वो कह रहा है कि नर्मदा नदी के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है और पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट आपका सत्य होता है। तो सही ऑप्शन होता है। जानते हैं इसके बारे में कि बेसिक तौर पे आपने पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है और यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। और यह जबलपुर के निकट बेसिक तौर पे संगमरमर के सैलोक में यह स्थित गहरे गाज में बहती है, जहां नदी तीव्र ढाल से गिरती है और इसे हम धुआंधार प्रपात के नाम से जानते हैं। और दूसरे कथन की अगर बात करें तो नर्मदा नदी का विस्तार जो है वह गुजरात में है, ठीक है, और बेसिक तौर पे मध्य प्रदेश में, गुजरात और मध्य प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र में है, न कि राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में इसका नहीं है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है जो आपका वह कह रहा है कि गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि गंगा कार्य योजना का पहला चरण साल 1985 में आरंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब जानते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का जो पहला चरण था उसे साल 1985 में प्रारंभ किया गया और 31 मार्च साल 2000 को इसे बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए और इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू कर दिया गया। आगे की अगर बात करें तो गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास करने का लक्ष्य रखा गया। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील किस परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर गुरु गोविंद सागर झील की अगर बात करें तो यह आपके भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होता है बी। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर गुरु गोविंद सागर झील जो है वह भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है और यह किस पे बना हुआ है। तो बेसिक तौर पे यह सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इन नदियों पर विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाने के लिए झीलों का निर्माण किया गया है, जैसे कि राणा प्रताप सागर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर इत्यादि। तो नदियों पर बेसिक तौर पर विद्युत उत्पादन के लिए इस प्रकार की झीलों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है झील बाढ़ों को रोकती हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि झील अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, ये भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है आपका कि झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। तो इस प्रकार से आपका चौथा भी स्टेटमेंट सही होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उपरोक्त सभी आपके अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो जानते हैं कि बेसिक तौर पे जो झील होता है वह नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होता है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को भी रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है। झीलों का प्रयोग बेसिक तौर पे जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्र के जलवायु को बेसिक तौर पे सामान्य बनाए रखती हैं, जलीय परितंत्र को भी बेसिक तौर पे संतुलन प्रदान करती हैं और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है कि डल झील, तो यह भी आपके मीठे पानी की झील है। बूलर झील भी आपका मीठे पानी की झील है। भीमताल भी मीठे पानी की झील है।
लोकटक भी मीठे पानी की झील है और बाड़ा पानी भी मीठे पानी की झील है। तो इस प्रकार से बेसिक तौर पे आपका सही ऑप्शन होता है डी कि इनमें से दिए गए सभी के सभी जो हैं वह मीठे पानी की झीलें हैं। अब बात करते हैं कि भारत में मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो हैं वह हिमालय के क्षेत्र में स्थित हैं। यह मुख्यतः हिमानियों द्वारा बनी होती हैं। दूसरे शब्दों में यह झील तब बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणियां बनाई जो बाद में हिम के पिघलने से भर गई। किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टियों से हिमानियों के मार्ग क्या हो गए, बद गए। और इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की बूलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी हुई है। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक तथा बड़ा पानी कुछ महत्वपूर्ण ये सारी की सारी क्या हैं आपकी मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है, और अब आपका कोड दिया हुआ है तो लैगून के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है चिल्का, तो चिल्का एक प्रकार की लैगून झील है। पुलिकट भी लैगून झील है और अष्टमुदी भी आपकी लैगून झील है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि सही ऑप्शन होता है बी वाला कि 1, 2 और 3 ये सभी के सभी क्या हैं लैगून झीलों की उदाहरण है। अगर पेरियार झील की बात किया जाए तो पेरियार एक कृत्रिम झील है, मतलब इसे बनाया गया है, कृत्रिम झील है, न कि यह लैगून झील है। और पेरियार झील जो है इसे बेसिक तौर पे जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेरियार नदी जो कि केरल में बहती है। ठीक है, पेरियार नदी जो कि केरल में बहती है उसी से इसे जल प्राप्त होता है। तो पेरियार एक कृत्रिम झील है और बाकी की सारी आपकी लैगून झीलें हैं। अगला है आपका कि झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है सिप्त तथा बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगूनों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है आपका कह रहा है कि विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों को काटकर गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं, तो ये वाला आपका बेसिक तौर पे गलत है। और दूसरा कह रहा है कि सिप तथा बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, तो ये आपका सत्य है। और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो पहला वाला कथन आपका असत्य होता है। अब जानते हैं इसके बारे में बेसिक तौर पर कि विसर्प नदी बाढ़ वाले मैदानों के क्षेत्रों को काटकर बेसिक तौर पे गोखुर झीलों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या दिया है तटीय क्षेत्रों को, तो यह तटीय वाले क्षेत्रों को नहीं बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। इस कारण से पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही गलत है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वह है मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा। ये सारी की सारी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ जो है वह कावेरी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा की। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है और लक्ष्मण तीर्थ जो है वह कावेरी की सहायक नदी है। अगला है कि महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है। तो यहाँ पे महानदी के बारे में पूछा गया। तो पहला है पश्चिम बंगाल, तो महानदी पश्चिम बंगाल में नहीं बहती है, बेसिक तौर पे जो आपकी बहती है आपका तो पश्चिम बंगाल इसका अपवाह द्रोणी नहीं है। इसके अपवाह द्रोणी में आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र इसके अपवाह द्रोणी में आते हैं। और साथ ही साथ इसके अपवाह द्रोणी का एक और राज्य है वह है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वह महानदी अपवाह द्रोणी के संबंधित राज्य हैं। पश्चिम बंगाल इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ने पता है कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बड़े आकार विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। और अगर कावेरी नदी की बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वर्धा है, और उसके बाद प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है, और ब्राह्मणी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, और मंजीरा भी गोदावरी की सहायक नदी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी कि पहला, दूसरा और चौथा जो नदियों के नाम दिए गए हैं वो गोदावरी की सहायक नदी हैं। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि गोदावरी भारत की सबसे बड़ी
प्रायद्वीपी भारत की नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या हैं? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, वेनगंगा है और पेनगंगा है। अगर आगे की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में एक कृत्रिम जलकुंड, जिसको कि हम लोग निजाम सागर कहते हैं, गोदावरी की एक सहायक नदी मंजीरा पर ही बनाया गया है। यहाँ के खूबसूरत उद्यान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला है आपका कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों से एक दूसरे को अलग करता है उसे हम लोग जल विभाजक कहते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नदी हैं और बेसिक तौर पे उनके उद्गम स्थल वाले पहाड़ियों से यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर पहला दिया है आपकी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है आपका सतपूर्णा पर्वत श्रृंखला। तो एक आपका हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा दिया है आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो होता है वह त्र्यंबकम पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक में जो है त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलता है। तो बी का हो जाएगा 4। और उसके बाद दिया है आपका कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपी नदी पूछा है कि कौन सी प्रायद्वीपी नदी। तो आपने पता है गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा भी करती है, ताप्ती नर्मदा जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। या किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का। और महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथे जो नदी दिए गए हैं वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। ताप्ती और नर्मदा जो हैं वह एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। बेसिक तौर पे अरब सागर में ज़्यादातर जो नदियाँ गिरती हैं वह एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के बारे में पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलता है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यह पश्चिम से नहीं, किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर गाज के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है, जो कि बिल्कुल सही है। अरुणाचल के प्रदेश के पास नामचा बरवा गाज के मतलब पहाड़ के पास पहुंचकर एक गाज का निर्माण करता है, उसके माध्यम से भारत में पहुंचता है। और तीसरा कह रहा है कि यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफ़ी मात्रा में सिल्ट यानी कि अवसाद लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा कथन भी आपका गलत है। क्यों गलत है? तो बेसिक तौर पे हम बात करें यहाँ पर कि बेसिक तौर पे कि आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर एक यू आकार की घाटी का निर्माण करते हुए बेसिक तौर पे भारत में प्रवेश करती है। इससे यहाँ से दिहांग के नाम से बेसिक तौर पे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब दिबांग और लोहित अन्य सारी नदियाँ इससे मिलती हैं तो इसे ब्रह्मपुत्रा का नाम दिया जाता है। आगे की अगर बात करें तो तिब्बत एक शुष्क क्षेत्र है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम का क्षेत्र है, और इसलिए यहाँ इस नदी के बेसिक तौर पे सिल्ट और अवसाद इसके द्वारा तिब्बत में बहुत अधिक मात्रा में लाए जाते हैं, न कि असम क्षेत्र में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे अगर तिब्बत रहता तो सही रहता, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ज़्यादातर जो सिल्ट हो वह तिब्बत में लाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो पहला और तीसरा असत्य है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल में है। तो नदियों का उद्गम तो यहाँ पे अगर बात करें घाघरा की, तो घाघरा का उद्गम बेसिक तौर पे नेपाल में है। उसके बाद हम बात करते हैं रामगंगा की, तो रामगंगा का उद्गम भारतीय क्षेत्र से ही होता है। और गंडक का भी उद्गम स्थल नेपाल में है और कोसी का भी उद्गम स्थल नेपाल में है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे तो
रामगंगा जो निकलता है यह उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से निकलता है, तो यह भारत से निकलता है। इसके अलावा घाघरा नदी जो है मापचानचुंगो हिमालय से, हिमनद से निकलता है। और गंडक नदी जो है वह काली और गंडक दो धाराओं के मिलने से गंडक नदी बनती है, और यह नेपाल हिमालय के धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और बात करते हैं कोसी, तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। तो बेसिक तौर पर यहाँ पर घाघरा, गंडक और कोसी इन तीनों का उद्गम स्थल कहाँ पे है, नेपाल हिमालय से है। और उसके बाद रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं हिमालय से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा वाला, कि पहला और तीसरा और चौथा। अगला जो क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलकर गंगा निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, तो ये भी बिल्कुल सही। गंगा इस तरह से निकलती है और यमुना इसके दाहिने किनारे के समानांतर होकर, ठीक है, इलाहाबाद यानी कि वर्तमान समय के प्रयागराज में आकर संगम करती है। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी व अलकनंदा नदी संगम कहाँ पर होता है। तो आप सभी ने पता है कि भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ पे संगम होता है उसे हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, देवप्रयाग। और ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में देवप्रयाग पड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम जो जहाँ पर संगम करते हैं उसे देवप्रयाग करते हैं, और यह देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदियों में जो है नुब्रा भी सिंधु की सहायक नदी है, श्योक भी है, झेलम भी है, जास्कर भी है और रावी भी है। सभी की सभी नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी, कि जो पांचों नदियां दी गई हैं वह सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला जो कथन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि यहाँ की अधिकतर नदियाँ बारहमासी हैं, यानी कि यह 12 महीने बहती हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि इनकी नदियों में 12 महीने क्या होता है, जल रहता है। दूसरा कह रहा है कि ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी कि अवसाद एवं बालू का संवहन करती हैं, यानी कि बहा कर लेकर आती हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है आपसे कि हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प व गोकुर झीलों का निर्माण करती हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सभी ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो आप सभी ने पता है कि भारत में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी गंगा नदी है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। तो दोस्तों ये था आपका, ठीक है, अपवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगला चैप्टर भी आपका क्लास 9 से ही रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह सभी प्रकार के एग्जामों में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।